हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन यूपी बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 11 इतिहास का है। इतिहास के अध्याय 1 समय की शुरुआत से ये पाठ का नाम है। तो यहाँ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कक्षा 11 इतिहास का संपूर्ण कोर्स इस चैनल पर तैयार करवाया जाएगा और विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और साथ में ये भी हम जानते हैं कि आप आर्ट लेकर, इतिहास या नागरिक शास्त्र लेकर इंटर कर रहे हैं तो बीए भी करेंगे और आप सिविल सर्विस की तैयारी के लिए ये विषय चुना है। तो उस सिविल सर्विस की तैयारी के लिए विषय चुना है तो उस विषय को, उस तैयारी को ध्यान में रखकर इस विषय की तैयारी करवाई जाएगी ताकि आप पूरा कोर्स अच्छे से समझ सकें, आपका पूरा कोर्स अच्छे से तैयार हो सके। प्रत्येक शुक्रवार को 5 बजे एक सेशन हफ्ते में जाएगा और एक पार्ट से कम 3 सेशन जाएगा, तब आप अच्छी तरह कोर्स की तैयारी कर पाएंगे। तो एक पार्ट से 3 सेशन और एक सेशन प्रत्येक शुक्रवार को 5 बजे आपके पास जाएगा। तो ये कक्षा 11 विषय इतिहास के संपूर्ण कोर्स की तैयारी प्रत्येक शुक्रवार को एक सेशन आपके पास जाएगा। एक पार्ट से कम 3 सेशन बनेंगे। प्रत्येक पाठ के महत्वपूर्ण टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिर उनसे जो प्रश्न बन पाएंगे वह आपके पास भेजेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी, यहाँ पे प्रश्नों की तैयारी करवाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, टाइमलाइन और मानचित्र संबंधी प्रश्नों को भी हल करवाया जाएगा। तो चलते हैं, पहला पाठ देखते हैं। अध्याय 1 देखते हैं। अध्याय 1 पाठ 1 का सेशन पहला, समय की शुरुआत से। इस अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आते हैं। पहला टॉपिक है आदि मानव के विकास के पहलू। आदि मानव के विकास के पहलू। तो आदि मानव, जैसा आदि मानव कहा जा रहा है तो इनका जन्म जंगलों में हुआ होगा। असभ्य रहे होंगे, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना वस्त्र पहनने का ठिकाना। तो ये विभिन्न कर्मों से, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ आदि मानव आज हम लोग जैसा मानव, वही आदि मानव हो गया है। इस समय लोग अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे? जानवरों के मांस खाते थे, पेड़ पौधों के कंदमूल, फल बीज का उपयोग करते थे। और क्या करते थे? धीरे धीरे इन्होंने आपस में बातचीत करना मतलब सांकेतिक भाषा तथा पत्थरों के औजार बनाना सीख लिया। भाई, जानवरों का शिकार करेंगे तो औजार तो चाहिए। औजार किसका बनाएंगे? आदिम अवस्था में है, पत्थरों का औजार बनाना सीख लिया। भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? भोजन प्राप्त करने के लिए शिकार करेंगे जानवरों का।
और उस शिकार के द्वारा भोजन प्राप्त करने का एक जरिया बना लेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। मानव के विकास का साक्ष्य उन जीवाश्मों में मिलता है जो अब समाप्त हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। जीवाश्म के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। जीवाश्मों की तिथि प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा उनका काल निर्धारण करके की जाती है। जीवाश्मों की तिथि ज्ञात हो जाने के पश्चात मानव विकास का क्रम निर्धारित करना सरल हो जाता है। अब आदि मानव के विकास पर कुछ विद्वानों के मत। सभी विद्वान एक मत नहीं व्यक्त करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब विद्वानों के अंदर अंतर है। तो देखते हैं एक दो विद्वानों के बारे में कि क्या कहेंगे, तो हम आपको बताते हैं। उन विद्वानों के वाक्यों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसा कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में यह अवधारणा अभिव्यक्त थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्यों को भी बनाया होगा। और कार्ल फुलरोट एवं हरमन साफहाउसेन नामक इतिहासकार क्या कहते हैं, ये खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। दोनों ने मिलकर एक खोपड़ी मिली थी, उस खोपड़ी के बारे में बता रहे हैं। कहाँ मिली थी? निएंडरथल घाटी में। एक खोपड़ी 1856 में जर्मनी की निएंडरथल घाटी में खानों की खुदाई करते समय प्राप्त हुई थी। तो इस खोपड़ी और अस्थिपंजर के बारे में ये दोनों विद्वान बताते हैं कि ये खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं है। दोनों विद्वानों ने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया तथा कहा कि ये खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया, पर ये अब स्वीकार लोग करने लगेंगे हैं। विद्वान अब स्वीकार उनकी बातों को करने लगे हैं। मनुष्यों के कार्मिक विकास पर अब ध्यान देंगे। ये तो हो गए आदि मानव के विकास के पहलू क्या थे। अब मानव का कार्मिक विकास। अच्छा, आदि मानव के बारे में और थोड़ा समझ लें। ये कंदराओं में रहते थे, कच्चे मांस का प्रयोग करते थे, नग्न अवस्था में रहते थे और शिकार के द्वारा अपना पेट भरते थे। और उन जानवरों से, जो जंगली जानवरों से हैं, उनसे बचने के लिए मचानों का प्रयोग करने लगे थे। तो ये भी आदि मानव के पहलू हैं। और ये दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में इनका जन्म हुआ। पहला मानव जो दक्षिण अफ्रीका के जंगल से बाहर आया वही हमारा आदि पूर्वज मानव है। अब हम याद कैसे करेंगे? यहाँ एक बात और ध्यान करने वाली बात है कि हमारा आदि मानव कौन सा है, हम उसको याद कैसे करेंगे। तो आदि मानव वही है जो दक्षिण अफ्रीका के जंगलों से बाहर आया, वही हमारा आदि मानव है। और उसका नाम कैसे याद करेंगे? तो हमारे पूर्वज रामचंद्र जी को आपने सुना ही है, पूरे विश्व में मशहूर हैं, देवता हैं। तो उस आदि मानव का नाम क्या था? रामाफितेकस। उस आदि मानव का नाम
रामाफिथेकस था। तो अब तो आपको याद हो जाएगा कि हमारा जो आदि मानव है उसका नाम क्या था, रामाफिथेकस। अब मानव का कर्मिक विकास, मानव का कर्मिक विकास तो अनेक चरणों से गुजरने के पश्चात आदि मानव का विकास आधुनिक काल में प्रवेश हुआ। मानव का कर्मिक विकास लगभग 300 से 240 लाख 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व, या कहें तो इससे और अधिक वर्ष पूर्व खोजा जा सकता है। वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनधारी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ, जिसे हम होमिनाइड कहते हैं। अब प्राइमेट्स क्या है? ये एक स्तनधारी प्राणियों के एक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। प्राइमेट्स का गर्भधारण काल अपेक्षाकृत लंबा होता है। इनमें विभिन्न प्रकार के दांत तथा अस्थायी शरीर तापमान को बनाए रखने की योग्यता पाई जाती है। अब लगभग 55-56 लाख ईसा पूर्व क्या हुआ? होमोनिड प्राणी अस्तित्व में आया। होमोनिड वर्ग होमोनाइड्स उस उपसमूह से विकसित हुआ। होमोनाइड बानरों से भिन्न थे तथा इनका शरीर बानरों से बड़ा था। इनकी पूंछ भी नहीं होती थी एवं इनका मस्तिष्क होमनिडों की तुलना में छोटा था। ये चारों पैरों पर चलते थे, लेकिन इनके शरीर के आगे का भाग और दोनों पैर लचकदार होते थे। इन दोनों के मध्य अनेक समानताएं व असमानताएं विद्यमान थीं। होमोनिड को कई उपशाखाओं में विभाजित किया गया। सबसे प्राचीन जो होमोनिड जीवाश्म है वो ऑस्ट्रेलोपिथिक वंश के हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिक वंश के हैं। होमिनिड समूह के प्राणियों के मस्तिष्क का आकार बड़ा था तथा उनमें पैरों के बल सीधे खड़े होने की शक्ति होती थी। और इस मानव को क्या कहा गया? इरेक्टस। इरेक्टस मतलब खड़ा हो जाना। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस लैटिन शब्द ऑस्ट्रल है, जिसका अर्थ दक्षिणी है तथा यूनानी शब्द फिथिक्स, जिसका अर्थ है बानर से। अब ये जंगलों में रहते थे एवं इनके मस्तिष्क का आकार छोटा, भारी जबड़े तथा दांत भी अधिक बड़े थे। इनमें सीधा खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी, क्योंकि ये अपना अधिकांश समय पेड़ों पर गुजारते थे। इसलिए इनमें पेड़ों पर जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक विशेषताएं उपलब्ध थीं। लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी का एक बड़ा भाग बर्फ से ढका था, जिसके परिणामस्वरूप जलवायु तथा वनस्पति की पारिस्थितिकी में व्यापक अंतर आया। जंगल कम हो गए और घास के मैदान विस्तृत भूमंडल में फैल गए। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस
धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर दूसरी प्रजातियों का विकास हुआ। आप उन दूसरी प्रजातियों के विकास के बारे में हम देखेंगे। होमो इरेक्टस, जिसके बारे में अभी बताया, ये सीधे खड़े हो सकते थे। ये पैरों के बल पर चलने वाले मानव थे। इनके जीवाश्म अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप के कोवीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, जोकार्तो, संगीरन, जावा आदि से मिलते हैं। दूसरा मानव कौन था? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस ये पहला मानव था जिसने औजार बनाया एवं इसके जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल वईगोर्ज से प्राप्त हुए हैं। आदि मानव के कुछ ऐसे जीवाश्म भी मिले हैं जिनका नामकरण उनके स्थान पर किया गया। जैसे जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेंसिस तथा निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्म को होमो निएंडरथैलेंसिस की श्रेणी में रखा गया। तीसरा मानव होमो सैपियंस, ये यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेंसिस और होमो निएंडरथल के हैं। ये दोनों ही होमो सैपियंस प्रजाति के हैं। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए तथा दांत छोटे होते थे। इनमें बड़े आकार के मस्तिष्क को अधिक बुद्धिमत्ता और अच्छी याददाश्त से जोड़ा जा सकता है। फिर उसके बाद में आधुनिक मानव। तो आधुनिक मानव में अभी मानव का क्रमिक विकास चल रहा है। तो आधुनिक मानव में होमो सैपियंस के प्राचीनतम साक्ष्य अफ्रीका के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन्हें आधुनिक मानव कहा गया। आधुनिक मानव के उद्भव के संदर्भ में दो मत प्रचलित हैं। कौन से मत? एक क्षेत्रीय निरंतरता और मॉडल और दूसरा प्रतिस्थापन मॉडल। इसके बारे में शॉर्ट में समझ लेते हैं। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे हुआ और आधुनिक मानव दुनिया के विभिन्न भागों में पहली बार अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। यह तर्क वर्तमान के मनुष्यों के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है। दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार मनुष्य का उद्भव केवल एक ही स्थान दक्षिण अफ्रीका में हुआ। यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है। इन दोनों मॉडलों की तुलना करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप बदल गए हैं और उनका स्थान आधुनिक मानव ने ले लिया है। आप आगे देखेंगे आदिकालीन मानव की जीवन शैली। आदिकालीन मानव की जीवन शैली क्या थी? तो पहले तो देखें भोजन की प्राप्ति से संबंधित साक्ष्य क्या मिले हैं। भोजन की प्राप्ति से संबंधित साक्ष्य क्या मिले हैं? तो संग्रहण द्वारा भोजन ये कैसा है भाई? इसके बारे में जानते हैं
कि आदि मानव के द्वारा संग्रहण की क्रिया के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, इसलिए इसका केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। बीज, गुठलियाँ एवं फल जैसे खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना संग्रहण की श्रेणी में आता है। दूसरा, शिकार द्वारा भोजन। शिकार द्वारा भोजन आदिकालीन मानव होमोनिड अपमार्जन एवं रसदखोरी अर्थात प्राकृतिक रूप से या किसी अन्य के द्वारा शिकार किए गए जानवरों से मांस निकालकर भोजन प्राप्त करते थे। होमोनिड छोटे स्तनपायी जानवरों जैसे चूहे, कीड़े मकोड़े, पक्षियों और उनके अंडों को खाते थे। आप तीसरा क्या किस तरह खाते थे? तीसरा क्या है? मछली पकड़ना। आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन मछली पकड़ना था। मछली पकड़ के और उन मछली के हड्डियों को प्राप्त करते थे, उनके मांस को खाते थे, भोजन के रूप में उपयोग करते थे मछलियों के। फिर आगे क्या है? इनके जीवन शैली में भोजन हो गया, अब आवास। भोजन हो गया तो भाई रहने का स्थान। तो विभिन्न स्थानों से प्राप्त मानव निर्मित ऐतिहासिक वस्तुओं के साक्ष्यों की पुनर्रचना आवासीय स्थलों के विषय में जानकारी देने में सहायक हैं। जैसे केन्या के किलोवे और हस्त कुठार, कुल्हाड़ी जिसे बोलते हैं, ये औजार लगभग 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुराने हैं। कुछ स्थानों से खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इन सभी वस्तुओं के पुनर्निर्माण से ये ज्ञात होता है या पुनर्संरचना से ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग बार बार आते रहे होंगे और ऐसे क्षेत्रों के लोग शिल्प आकृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते हैं। जैसे औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र आदि को सम्मिलित किया जाता था। यूरोप के पुरास्थलों से मिले साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बहुत साल पहले, 4 लाख से पहले, खुले निवास क्षेत्र तथा गुफाओं का प्रचलन आरंभ हो चुका था। लेजरेट गुफा दक्षिणी फ्रांस में स्थित एक ऐसी गुफा है जिसका निर्माण 12x4 यानी 12 चौक 48 मीटर आकार के, 12 लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई आकार के एक निवास स्थान से सटाकर किया गया है। यहाँ 2 चूल्हे तथा फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियाँ आदि साक्ष्य मिलते हैं। फिर टेरा अमाटा दक्षिणी फ्रांस में एक स्थान स्थित है, टेरा अमेटा, जो मौसम के बदलते स्वरूप के अनुसार बनाया गया था, इसलिए इनकी छतों का निर्माण घास फूस और लकड़ियों द्वारा किया गया था। चेसो वांजा और स्वार्ड क्रांस क्रमशः केन्या तथा दक्षिण अफ्रीका में स्थित 2 ऐसे स्थान हैं जहां पत्थर के औजार के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। आप इनके औजारों से संबंधित कुछ बातों की पता कर लेते हैं। जैसे पत्थर के औजार बनाने और उनका उपयोग किए जाने में के सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त हुए। कहाँ से? इथियोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं।
जिसके कारण यह संभावना व्यक्त की जाती है कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने पत्थर से औजारों का निर्माण किया था। औजार बनाने की प्रक्रिया में स्त्री एवं पुरुष दोनों मिलकर औजार बनाते थे अथवा नहीं, इसकी पुष्टि के प्रमाण नहीं मिले हैं। प्रमुख औजारों में तीर कमान, फेंक कर मारने वाले भाले तथा हड्डियां निकालने वाले औजार थे। धीरे धीरे औजार बनाने की प्रक्रिया में परिवर्तन हुए और छेनी, रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने की प्रक्रिया का विकास हुआ। जैसे कि आदिम अवस्था में भद्दे और बड़े मोटे औजार बनते थे। जब थोड़ा विकास हुआ तो छोटे नुकीले, मध्यकालीन समय में छोटे नुकीले ब्लेड जैसे औजार बनने लगे। कुछ जानवरों की रोएदार खाल को कपड़े की भांति प्रयोग किया जाने लगा। सुई का भी आविष्कार हो गया एवं सिले हुए कपड़े का पहला साक्ष्य 2100 वर्ष प्राचीन है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिले हुए कपड़े का पहला साक्ष्य कब मिला है? तो 2100 वर्ष पहले। आप इनके क्या है? संप्रेषण एवं संचार। संप्रेषण एवं संचार यानी इनकी भाषा शैली, इनकी कला, इनका क्या था? तो आदि मानव संप्रेषण एवं संचार के माध्यम के रूप में भाषा और कला का प्रयोग करते थे। भाषा तथा कला के विकास ने मानव के जीवन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा का विकास कैसे? प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था। ऐसा माना जाता था कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण उनका बोलना संभव नहीं हुआ। वर्तमान में आदि मानव की भाषा के विकास पर अनेक मत प्रचलित हैं। जैसे होमोनिड भाषा में अंग विक्षेप यानी हाव भाव का प्रदर्शन, हाथों के संचालन का प्रयोग करते थे एवं उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग करते थे। ये अब कला का विकास कैसे किया? जैसे विशालकाय जानवरों जैसे घोड़ों, साकिन, हिरण, मैमथों, एक प्रकार का ये हाथी है जो अब लुप्त हो चुका है, कि कुछ चित्र फ्रांस के लेस्कॉक्स और सोवे की गुफाओं एवं स्पेन के अल्टामीरा की गुफाओं में मिले हैं। इन चित्रों पर विद्वानों ने अनेक प्रश्न भी किए हैं, जैसे गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं जबकि अन्य हिस्सों में चित्र नहीं हैं? पुरुषों को अकेले, अलग अलग और समूहों में चित्रित किया गया है जबकि स्त्रियों को केवल एक समूह में ही क्यों? क्या ये चित्रकारियाँ 30,000 से 12,000 वर्ष के बीच में बनाई गई थीं? आदि मानव के जीवन में शिकार का महत्व था, इसलिए जानवरों की चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोने से जुड़ी थीं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये चित्रकारियाँ आगे आने वाली पीढ़ियों को शिकार की तकनीकी जानकारी देने के लिए बनाई गई होंगी। तो इस प्रकार आपने इस पाठ को समझा कि मानव का जो विकास हुआ किन चरणों से होकर गुजरा, विकास के पहलू क्या थे, उनका कर्मिक विकास कैसे हुआ, आदिकालीन मानव की जीवन शैली क्या रही होगी, क्या थी, और उनके भाषा और कला के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए। अब इस सेशन की समापन यहीं पे करेंगे। अब अगले सेशन में जो इन पर क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनेंगे वो आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में भी काम आएगा। तो छोटे छोटे प्रश्न और
बहुविकल्पीय प्रश्न जो बन पाएंगे, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को अगले सेशन में, पहले ही बता चुका हूँ कि एक पाठ से कम 3 सेशन जाएगा, तभी विस्तार पूर्वक विधिवत आप पाठ को समझ पाएंगे। तो आप इस सेशन का यहीं पे समापन करेंगे। अगले सेशन में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।